तो आपको एक नया लैपटॉप लेना है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि 8 GB DDR5 रैम लूँ या 16 GB DDR4 रैम लूँ, या तो मैं 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लूँ या फिर 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड लूँ। तो मैं हूँ कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम जानेंगे लैपटॉप बाइंग गाइड के बारे में, लेकिन राइट आफ्टर दिस। आज की डेट में हम लैपटॉप जैसे ही सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर कि लैपटॉप अंडर 30,000 या लैपटॉप अंडर 50,000, तो 50-100 ऑप्शंस दिखा देता है और उसके बाद हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि आखिरकार कौन सा लैपटॉप लें, हमारी नीड के हिसाब से कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। इसके चलते बहुत बार हमें ये नहीं पता चलता है और हम फालतू में महंगा लैपटॉप ले लेते हैं जिसका हमें यूज भी नहीं होता है, या तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं या फिर कोई ऐसा लैपटॉप ले लेते हैं जो एक्चुअल में हमारा काम था वो नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा दुनिया जहाँ की चीज़ें हो भी जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो को हम बहुत सिंपल रखने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप अपना लैपटॉप बहुत ही इजीली चूज कर पाओगे। तो सबसे पहले एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं और वो है प्रोसेसर। इसके अंदर भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो इस कंफ्यूजन को बहुत ही इजीली क्लियर कर देते हैं। देखो, प्रोसेसर से दो कंपनी के आते हैं, एक है इंटेल और एक है AMD। इंटेल के जो प्रोसेसर है वो अपने आप को आई सीरीज बोलते हैं और AMD के जो प्रोसेसर है उन्हें राइजन कहा जाता है। इंटेल में 4 प्रोसेसर होते हैं, i3, i5, i7, i9। सेम चीज राइजन के साथ भी होती है, उसके अंदर राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9। जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उसका होने वाला है, यानी कि i7 i5 से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सेम वे में राइजन 7 राइजन 5 से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जितना बड़ा नंबर उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होने वाला है। जैसा मैंने बताया, i7 i5 से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन i7 वाले लैपटॉप्स आपको एक्सपेंसिव भी होंगे कंपेयर टू i5। सेम केस में राइजन 7 वाला राइजन 5 से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन राइजन 7 वाले जो लैपटॉप होंगे वो थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होंगे कंपेयर टू राइजन 5 वाले। लेकिन अब आते हैं कि आखिरकार ये मैन्युफैक्चरर्स और कंफ्यूजन कैसे करते हैं। देखो, मैंने i3, i5, i7, i9 तो बता दिया, लेकिन इसके बाद में भी ना, इन प्रोसेसर्स के बाद में एक लेटर भी लगता है, U, P और H। तो एक एक करके जानते हैं कि किस कैटेगरी का प्रोसेसर किस तरह के काम के लिए बना हुआ है। हम टेबल पे आ जाते हैं, तो इसमें मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो उसमें है स्टूडेंट्स जिन्हें डे टू डे टास्क करना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट राइटिंग वगैरह हो गया, या फिर उन्हें वीडियो कॉल वगैरह अटेंड करना है तो उसके लिए, या फिर एकदम बेसिक वाली फोटो एडिट वगैरह करनी है तो उसके लिए वो लोग इंटेल और AMD दोनों में U सीरीज के प्रोसेसर की तरफ आंख बंद करके देख सकते हैं। ये जनरली 20-30,000 के आसपास में आपको ये लैपटॉप मिल जाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो होती है। डे टू डे टास्क तो ईजिली हो जाएंगे, लेकिन इसमें आप हैवी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो, गेमिंग वगैरह एकदम बहुत अच्छी वाली नहीं कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी एकदम अच्छी वाली नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी में, जिसमें लोगों को गेमिंग भी करनी है थोड़ी बहुत, यहाँ तक कि वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, तो वो लोग देख सकते हैं इंटेल में P सीरीज के लैपटॉप की तरफ, P सीरीज के प्रोसेसर की तरफ, और AMD में H सीरीज के प्रोसेसर की तरफ। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो U सीरीज से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है और इसी के चलते इनकी जो कॉस्ट है वो क्लोज टू 50,000 में आपको ये लैपटॉप देखने मिलेंगे। इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है U सीरीज से। इसमें आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, इसमें आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, तो इसकी तरफ आप बिल्कुल देख सकते हो। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, जिन्हें 4K में गेमिंग करनी है, 4K में वीडियो एडिटिंग करनी है, तो वो लोग इंटेल में जा सकते हैं H सीरीज या HS सीरीज या फिर HX सीरीज के लैपटॉप की तरफ या प्रोसेसर वाले लैपटॉप की तरफ, और AMD में वो लोग जा सकते हैं HS या फिर HX वाली सीरीज के प्रोसेसर्स की तरफ। इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन जैसा मैंने बताया, जितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतने ही ज़्यादा कॉस्टली भी होंगे ये लैपटॉप। तो इन लैपटॉप्स की कॉस्ट करीब होगी 60-70,000 के आसपास में आपको देखने मिलेंगे, जो ये वाली सीरीज के प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स होते हैं वो। बात करते हैं लैपटॉप के सबसे बड़े कंपोनेंट की तरफ, और वो है डिस्प्ले। तो इसमें 3 तरह के डिस्प्ले होते हैं। सबसे पहला होता है TN डिस्प्ले, जिसे बैकलाइट डिस्प्ले भी कहा जाता है। ये सबसे बेसिक वाला डिस्प्ले होता है। इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट इतने अच्छे नहीं होते, कलर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। सबसे बेसिक वाला ये डिस्प्ले होता है और इसके ये जो है ये बजट रेंज वाले लैपटॉप में आपको देखने मिलता है। दूसरा है IPS LCD। ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, ये आपको मेजॉरिटी ऑफ लैपटॉप्स में देखने मिलता है। इसकी कलर कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, व्यूइंग एंगल्स भी है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, और इसी के चलते वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स में देखने भी मिलता है। हाँ, ये थोड़ा सा ऑन द हायर साइड कॉस्ट करता है। लेकिन अब आते हैं तीसरे की तरफ, जो है वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले जो लैपटॉप में आप ले सकते हो, और वो है OLED डिस्प्ले।
इसका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो IPS LCD से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, कलर्स एकदम उभर के आते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है, लेकिन एज आई मेंशन कि जितना अच्छा डिस्प्ले होगा उतना ज़्यादा ही कॉस्ट करेगा। तो TN डिस्प्ले एकदम बेसिक वाले लैपटॉप्स में देखने मिलता है, IPS LCD आपको मेजॉरिटी ऑफ द लैपटॉप्स में देखने मिलेगा, लेकिन इसकी कॉस्ट भी ऑन द लिटिल बिट हायर साइड होगी। और OLED जो है वो सबसे एक्सपेंसिव वाले डिस्प्लेज में आता है, तो इसी के चलते ये वाले जो लैपटॉप्स होंगे वो थोड़े से आपको ज़्यादा कॉस्ट करेंगे। और TN और IPS LCD से नो डाउट ये ज़्यादा अच्छा भी होता है, लेकिन कॉस्ट भी उसकी इतनी अच्छी होती है। अगर आप OLED डिस्प्ले की तरफ देखो तो उसमें दो चीज़ों का और ध्यान रखना। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स होती है, तो डायरेक्ट लाइट या फिर डायरेक्ट सनलाइट के अगर आप सामने काम कर रहे हो तो उस वक्त हो सकता है रिफ्लेक्शन की वजह से आपको अच्छे से ना दिखे, तो आपको उसके ऑपोजिट साइड में बैठना पड़ेगा। दूसरा, इसके ऊपर आप किसी भी तरह की एंटी ग्लेयर कोटिंग भी नहीं चढ़ा सकते क्योंकि ये OLED डिस्प्ले होता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना। फिर इसके बाद में एक और चीज़ आती है डिस्प्ले में, वो है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप भी होगा। 720p वाला अगर कोई एक लैपटॉप है तो उस डिस्प्ले वाले लैपटॉप की कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी कंपेयर टू 1080p वाला अगर कोई डिस्प्ले है लैपटॉप, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इतना ही नहीं, अब कुछ गेमर्स आएंगे जो ये बोलेंगे कि 144 हर्ट्ज वाला ही हमें लैपटॉप चाहिए क्योंकि हम उतने ज़्यादा अच्छे से गेम खेल पाएंगे। देखो, नो डाउट आप ये ले सकते हो, लेकिन इसके पहले एक चीज़ ज़रूर आप देख लेना कि क्या आपका लैपटॉप इतना पावरफुल है कि वो उस गेम को 144 हर्ट्ज पे चला सके। अगर आपका लैपटॉप ही 60 FPS तक ही मैक्सिमम जा सकता है, उस गेम को 60 FPS पे ही चला सकता है, तो 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि कंपनीज जनरली एज अ मार्केटिंग गिमिक आपके लैपटॉप में प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड इतना पावरफुल नहीं होगा कि 144 हर्ट्ज पे चला सके, तो यहाँ इसके चलते वो कॉस्ट कटिंग यहाँ कर लेते हैं, लेकिन वो डिस्प्ले डालते हैं 144 हर्ट्ज का ताकि वो मार्केटिंग गिमिक करके इसके अराउंड मार्केटिंग करके आपसे 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ले। तो इस चीज़ का आप थोड़ा स्पेशल ध्यान देना। अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की, जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है आप लोगों के लिए। इसमें दो तरह के आते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड, दूसरा होता है डेडिकेटेड। अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इसमें कोई अलग से चिप नहीं लगी होती है ग्राफिक्स कार्ड की, ये मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ होता है, और इसी के चलते इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ये ऑन द लोअर साइड ऑफ द बजट वाले जो लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर होता है। इसमें आप बेसिक काम कर सकते हो, या जैसे कि आप थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह कर सकते हो। एकदम ग्राफिक्स हाई इंटेंसिव वाली गेमिंग नहीं कर पाओगे, एकदम अच्छे वाले गेम्स नहीं खेल पाओगे, बेसिक गेम्स वगैरह खेल पाओगे, और यहाँ तक कि बेसिक वीडियो एडिटिंग बहुत ही बेसिक वाली आप कर पाओगे, और ये लोअर एंड लैपटॉप्स में आपको देखने मिलता है। लेकिन इसका फायदा बस ये होता है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है, ये जो लैपटॉप्स होते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, 6, 7, 8 घंटे तक भी आपको बैटरी लाइफ देखने मिल सकती है। एट द सेम टाइम अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप्स की तरफ देखोगे तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट सीरीज यू बाय, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होती है। गेमिंग लैपटॉप जनरली आपको 3, 4 या मैक्स टू मैक्स 5 घंटे तक लैपटॉप की बैटरी दे पाते हैं। और इसी के साथ में क्योंकि ये डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है जिसमें आप गेमिंग भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, एट द सेम टाइम वीडियो एडिटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है और ये थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे भी होते हैं। मैं आपको खाली एक रेफरेंस के लिए बता दूं तो अगर आपको 1080p पे अगर आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में गेमिंग करनी है तो आप RTX 3050 सीरीज़ या फिर उसके ऊपर वाली सीरीज़ की तरफ बिल्कुल देख सकते हो। अगर आपको 4K में गेमिंग करनी है तो RTX 40 सीरीज़ की तरफ आप बिल्कुल देख सकते हो। अब बात करते हैं रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी में सारी ऐप्स लोड होती है। तो आज की डेट में अगर आप लैपटॉप लेने जाते हो तो सबसे बेसिक वाले में भी मेजॉरिटी लैपटॉप में 8GB रैम तो आपको देखने मिल ही जाती है। हाँ, कुछ लैपटॉप्स आज की डेट में भी अवेलेबल है जिसमें 4GB रैम मिलती है, तो देयर इज़ अ बिग नो, वो वाले लैपटॉप्स तो कभी नहीं लेने चाहिए। 8GB तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है, और उसके बाद में अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए तो 16GB रैम लेनी ही चाहिए। 8GB वाले में आप डे टू डे टास्क सारे खत्म कर पाओगे, जैसे कि अगर आपको डॉक्यूमेंट राइटिंग वगैरह करनी है, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करनी है, या फिर आपको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग बेसिक वाली करनी है, या फिर आपको मल्टीपल ऐप्स खोलने हैं, तो 8GB रैम से आपका वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है, आपको परफॉर्मेंस और बेटर चाहिए, तो 16GB रैम इज़ अ मस्ट। हाँ, एक चीज़ का ये ज़रूर ध्यान रखना, कोई भी लैपटॉप लेते हो तो अगर पॉसिबल हो तो ऐसा लैपटॉप लेना जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्लॉट हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपकी 8GB रैम ही है तो उसे आप बढ़ा के भी 16GB एक और रैम डाल के आप 16GB कर सकते हो, और अगर आपकी 16GB रैम है तो उसे आप बढ़ा के 32 भी कर सकते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक एक्स्ट्रा स्लॉट अगर है रैम का तो वो बहुत ही अच्छा होगा, आपको फ्यूचर प्रूफ करने में भी वो लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जैसे अगर मैं मेरे ही लैपटॉप की बात करूँ तो मेरे पास लैपटॉप है Asus का VivoBook S, उसके अंदर है 8GB की रैम आई थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मुझे और ज़्यादा ग्राफिक्स का और ज़्यादा रैम की ज़रूरत
ज़रूरत पड़ी थी, तो इसी के चलते उसके अंदर क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्लॉट था तो अब वो 8 GB की रैम अब 16 GB में कन्वर्ट हो चुकी है और इसी के चलते मेरे जितने भी काम हैं वो बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। अब आते हैं स्टोरेज की तरफ। तो इसमें दो तरह की स्टोरेज होती है, एक होती है HDD जिसे हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं और इसी के चलते ये पुरानी टेक्नोलॉजी भी है और इसी के चलते इसकी जो रीड राइट स्पीड होती है वो भी काफ़ी लो होती है और क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है तो इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। एट द सेम टाइम दूसरी जो है वो है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं होता है और ये क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो इसकी रीड और राइट स्पीड एक्सपोनेंशियल टाइम्स फास्टर है कंपेयर टू HDD और इसी के चलते ये थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है। तो अगर आप मेरी मानो तो बेसिकली आपको ऐसा लैपटॉप लेना चाहिए जिसमें आप SSD और HDD दोनों लगा सकते हो। बेस्ट कॉम्बो तो ये होता है कि 512 की आपने SSD ले ली, 512 GB की आपने SSD ले ली या फिर 256 GB की SSD ले ली बेस्ड ऑन योर नीड्स और एक TB की HDD लगा लिया आपने। तो इसके चलते आपका लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। आपके जितने भी गेम्स है या फिर आपका इवन OS है वो आप SSD में डाल सकते हो ताकि वो बहुत ही जल्दी लोड हो। अगर आप कंपेयर ही करते हो तो मैंने भी अपने लैपटॉप में SSD बाद में इंस्टॉल की थी और उसके चलते लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुका है। तो SSD में आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हो, जैसे कि आपने OS उसमें रख दिया या फिर गेम्स वगैरह उसमें रख दी तो वो लोड ना बहुत जल्दी होगी। एट द सेम टाइम HDD में आप अपना बाकी सारा डेटा रख सकते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गए या मूवीज़ वगैरह हो गया तो आप HDD में रख सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसके अंदर HDD ही लगी हुई है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि उसके अंदर SSD का स्लॉट हो। अगर आप खुद से SSD लगाते हो बाद में तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू एक ऐसा लैपटॉप जिसके अंदर SSD और HDD दोनों आया हुआ है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। SSD प्लस HDD इज़ द बेस्ट कॉम्बो एवर। लेकिन अब भी आपको कंफ्यूजन है, अभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सा लैपटॉप खरीदूं। अब आप ये सोचोगे कि भाई कम से कम लैपटॉप तो बता दे, तो ठीक है मैं और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ। 3 बजट लेते हैं, एक है 20,000, एक है 40 और एक है 60,000। अब 15 से 20,000 अगर आपका बजट है तो आप Asus Chromebook की तरफ देख सकते हो। ये उसके बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। ये स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैंने बताया, जो डे टू डे टास्क करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट राइटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए है। दूसरा आता है 40K के आसपास में, तो उसमें आप देख सकते हो Realme के लैपटॉप की तरफ। ये काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग द बजट रेंज। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, बेसिक गेमिंग वगैरह भी आप थोड़ी बहुत कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपका 60K का बजट है तो इसमें दो लैपटॉप है, एक तो HP Victus और दूसरा है Acer Aspire 7। तो इसकी तरफ आप बिल्कुल देख सकते हो, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी है तो आप गेमिंग वगैरह और वीडियो एडिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। अगर आपका बजट फिर उसके ऊपर जाता है, आपका 70,000 80,000 के ऊपर बजट है तो फिर आप और लैपटॉप्स की तरफ भी देख सकते हो। लेकिन बस मैं एक ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि 70,000 के ऊपर वाले लैपटॉप्स उन्हीं को लेने चाहिए जो एक्चुअल में उस लैपटॉप का यूज़ करके कुछ अर्न कर रहे हो। या फिर वो एप्पल फैंस है तो वो अलग ही बात हो गई। एप्पल फैन बॉयज़ के लिए एक और चीज़, एप्पल का लैपटॉप आप बिल्कुल ले सकते हो लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला, एप्पल का लैपटॉप आप तभी लेना जब आपके जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो वो सारे अगर मैक OS पे आपके अवेलेबल हैं या फिर वो सपोर्ट करते हैं, तब आप एप्पल की तरफ बिल्कुल देख सकते हो। क्योंकि नो डाउट एट द सेम टाइम आज इतने सारे प्रोसेसर AMD और इंटेल की तरफ से अवेलेबल हैं, लेकिन एप्पल की जो M2 सीरीज़ वाली चिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जाते जाते एक जनरलाइज रूल दे देता हूँ कि जितना ज़्यादा रिसेंट कोई भी प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ भी आप रहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर i सीरीज़ का 11th जनरेशन आपको मिल रहा है, एट द सेम टाइम 12th जनरेशन प्रोसेसर आपको मिल रहा है, तो 12th जनरेशन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू 11th जनरेशन वाला और इसी के चलते फ्यूचर प्रूफ भी होगा। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा रिसेंट होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्टली भी होगा। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि आखिरकार लैपटॉप देखते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और आपको ये भी पता चल गया होगा कि लैपटॉप कैसे ले आप इजीली बाय कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नीड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और ये और लोगों तक पहुंचाएगा और उनके लिए भी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।